आज हम 47 में जिस तरह से आपने पहले बात की, एक ऐसी ट्रेजेडी जम्मू कश्मीर में हुई है जिसका ना हिंदुस्तान में इसके बारे में कम पता है, कम इसके बारे में चर्चा हुई है, बल्कि जम्मू कश्मीर हमारी खुद की रियासत में और जम्मू के बाशिंदों को भी इस बात का बहुत कम इल्म है कि किस ट्रेजेडी से जम्मू कश्मीर गुजरा है। आज का जो प्रोग्राम जो है, जो 47 में POK में जो मैसेकर हुआ था, उनको याद करने के लिए और उस बात को एक पूरी दुनिया को बताने के लिए उस बात का ये प्रयास है। आज हम बात कर रहे हैं, उन्हीं कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ CP गुप्ता साहब हैं जो पीछे से मीरपुर के हैं। क्या उस घटनाक्रम हुआ, आज के प्रोग्राम का क्या एक मैसेज जाएगा और आज क्या संकल्प लेने का हमारा एक इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर सब हम बात करेंगे। सर, आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बताएं और हाँ? पीछे से कहाँ से हैं इसका थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा नाम CP गुप्ता है। तो 47 में मेरी उम्र 16 साल थी जब मीर पर फाल हुआ। तो उस वक्त हम 3 दिन गोलियों के चलते हुए बीच में से गुजरते हुए 25,000 आदमी से 3,500 आदमी जो बच के आए, उसमें मैं भी एक आदमी था जो 3 दिन रात और 3 दिन सुबह को हम बगैर खाए बगैर पानी पिए के जंगल में पहुँचे। वहाँ पर हमारी जो भारत सेना थी, फिर उन्होंने हमें ट्रक पर ला करके जम्मू आया। तो जम्मू में हमने एक नया जीवन जो था वो शुरू किया। गुप्ता साहब, हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए कि मीरपुर कोटली में हिंदुओं की आबादी कितनी थी 47 से पहले? हाँ, उसका थोड़ा बताइए। हाँ, उसमें मीरपुर जो पहले मीरपुर की आबादी जो थी वो 15,000 थी। उसके बाद 10,000 आदमी थे, बाहर से रिफ्यूजी आ गए थे, टोटल 25,000 हो गए थे। इसी तरह से जो कोटली की थी वहाँ पर 7,000 की पॉपुलेशन थी जम्मू कोटली में। तो वहाँ पे जिसको हम मीरपुर कोटली में रहते हैं, वहाँ पर हमने कहा 25,000 के करीब हिंदुओं की पॉपुलेशन हो गई थी। हाँ। मुस्लिम पॉपुलेशन क्या थी और प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन किन की थी, हिंदुओं की या मुस्लिम्स की? हाँ, उसमें था जो 25,000 के करीब जो थे ना, वो उसमें हिंदू मुसलमान भी थे, लेकिन मुसलमान जो थे उनकी तो कोई 3-4% से ज़्यादा नहीं थी ज़रा। बाकी सब हिंदू थे। तो वो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े उसके बिजनेसमैन थे और महाराजा के टाइम में उनको बड़ी बड़ी रियायत मिलती थी। तो हमने बहुत अच्छी तरीक़े से अपने प्यार से रहते थे। लेकिन पाकिस्तान की ये जो नफ़रत पैदा हो गई, उससे हम उसके शिकार बन गए। और हमें ये पता था कि हमारे पास अम्यूनिशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान को चैलेंज किया कि आपकी फ़ौजें यहाँ पर नहीं आ सकती हैं। तो वो उन्होंने सारा हमसे बदला ले करके हमारे लोगों को ख़त्म कर दिया वहाँ पर आकर के। आपका कहने का CP गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि 47 में जो ये घटनाक्रम हुआ, जो ट्रेजेडी हुई, उससे पहले हिंदू और मुस्लिम में एक कम्युनल हार्मनी जरूर थी। हाँ। वो तब तक नहीं था। हाँ। 47 में जब 2 नेशन थ्योरी की एक एग्जीक्यूशन शुरू होना हो गई, तब ये दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंसेस आ गए। हाँ। अब बात करते हैं आप 47 के बाद जो जम्मू कश्मीर जब आ गया, टिल नाउ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, क्या सेंट्रल की हो क्या स्टेट की नहीं हो, उनका रवैया POG के रिफ्यूजीज के प्रति कैसा रहा? देखिए ना, हमने हमारे डेपुटेशन में बड़ी दफ़ा मतलब कैंपों में रहे, सब कुछ हुए। हमने गवर्नमेंट इंडिया को बार बार ये कहा कि मतलब हमारा ये कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपकी बात नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये PO का इलाका वापस लेना है। तो इस आड़ में आकर के ना उन्होंने हमें कुछ दिया, ना हमारी कभी उन्होंने कोई अच्छा काम किया। सिर्फ यही हमें जवाब मिलता था कि हमने आप पाकिस्तान का वो PO का वापस लेना है, इस वजह से अभी आपकी कोई डिमांड नहीं सुन सकते। तो ये जो 1915 के बाद हमारी जो नरेंद्र मोदी जी सरकार आई, उन्होंने मतलब है कि सारा देख करके हमें 5.5 लाख रुपया दिया और उसके बाद भी इंश्योरेंस दिया कि हम ये जो आप पैकेज की बात कर रहे हैं, ये तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ही सैंक्शन किया था। हाँ, है? ये जो पैकेज की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, ये मनमोहन वो सिंह गवर्नमेंट ने खाली sanction किया था। कागजों पर ही रहा था। मतलब प्रपोजल वहाँ से आ गया था। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने नहीं किया था। हाँ, इस गवर्नमेंट ने उसको स्पीड अप किया। हाँ। आपसे आखिरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस तरह से हिंदुस्तान में बाकी विस्थापित थे 47 में और 90 में कश्मीरी पंडित पे आए, क्या उस तरह का
उस तरह का सलूक जो एक पॉजिटिव एफर्मेशन होनी चाहिए, जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, हाँ। क्या सक्सेसिव गवर्नमेंट ने आपके प्रति रखी कभी? हाँ मतलब आपके प्रति वाज द गवर्नमेंट सेंसिटिव टुवर्ड्स यू? ऐसा था कभी? नहीं, गवर्नमेंट ने मतलब हमारा ख्याल किया है जो मतलब 2015 से पहले ये सिर्फ कागजी कार्रवाई चलती रही, हमें मतलब ना लिया गया ना कुछ किया। 2015 के बाद फिर हमें जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने हमारा हमारा ख्याल किया और 5.5 लाख रुपया हर एक फैमिली को दिया और उन्होंने इंश्योरेंस दी कि अब आगे भी हम जितनी भी हो सकती है आपकी मदद करेंगे। इसने अब गुप्ता साहब लास्ट में आप ये जो आज जो ये प्रोग्राम जो हुआ है इतने बड़े स्केल पे हुआ है, हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहेगी और इसका मैसेज क्या जाएगा? इनकी इम्पोर्टेंस यही है कि अब मतलब है कि पाकिस्तान को ये पता चल गया कि जिस तरह रशिया ने यूक्रेन का ख़त्म कर दिया, अगर हम मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया भी मतलब है कि वो अपने पीओ को लेने के लिए हम के लिए हमारे साथ वो तैयार है, तो उसके लिए वो तैयारी करेंगे या जो कुछ भी है। लेकिन हम भी पक्के हिंदुस्तानी हैं, हम भी पीओ का इलाका वापस लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो आज का जो प्रोग्राम जो है बीओजी के मार्टियर्स को जो एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसके विभिन्न पहलू जो है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग तरह के लोगों से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सुरजीत सिंह जी हैं। हालांकि इनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ 52 में, पर वो इस त्रासदी को, इनका ये कहना कि ये रोज़ जीते हैं, वो त्रासदी इनके परिवार में सही है। अब इनके मन में इस प्रोग्राम को लेकर क्या भाव आते हैं, क्या ख्याल आते हैं और क्या ये सोचते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। जी सुरजीत सिंह जी, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सुरजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी पीओजे के 1947 इंटेलेक्चुअल फोरम से हूँ। मेरा जन्म बेशक 1949 में हुआ है, लेकिन हमने शरणार्थी का जो तकलीफ़ है वो आज तक बर्दाश्त की है, अभी तक बर्दाश्त करते जा रहे हैं। जो बात कही, तो जो आज जो शरणार्थी की जो पीड़ा है, हाँ, ये हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बड़े लोगों में सही है, पर 47 के जो रिफ्यूजीज जो हैं उन्होंने जो शरणार्थी की पीड़ा जो सही है, ये हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को मालूम है और मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत कम मालूम है, लोग भूल गए हैं। आप बताएंगे कि वो पीड़ा क्या थी, कुछ बताइए। आपने आप जम्मू में कहाँ रहे, कैसे आप बड़े? आपने 1947 में जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान से लोग आए, उन शरणार्थियों में और हमारे शरणार्थियों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। चूँकि उनको उनके क्लेम रजिस्टर किए गए, उनको ज़मीनें अलाट की गई, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में गए उनको जगह मिली, उनका पुनर्गठन किया गया, दोबारा आबाद किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के शरणार्थी जो पीओजे से आए हैं वो बुरी हालत में रहे हैं। उनकी आबादकारी के लिए उस सरकार ने, जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार थी, कश्मीर जो था, कश्मीर की जो सरकार थी, उसने बिल्कुल उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि एक तयशुदा प्लान के तहत उनको बनाल से इस पार किया गया। शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ये कहा जाए कि उनकी मिली भगत की वजह से हमें कश्मीर में आबाद नहीं होने दिया पेशावराबाद के लोगों को, और जम्मू में भी पूरी तरह सेटल नहीं होने दिया, इसी नज़रिए से कि ये लोग, ये थोड़ा एक डिबेटेबल है। हम इस तारीख में नहीं जाएंगे कि वहाँ पे क्यों नहीं सेटल होने दिया, यहाँ पे क्या, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है, इसमें बड़े सवाल उठते हैं। आपसे सवाल है कि जब आप जम्मू में शरणार्थी रहे, हाँ, शेख की सरकार थी, जाहिर सी बात है जम्मू में कुछ हिस्सों में आपको सेटल किया गया, सरकार की तरफ से क्या आपको कुछ इमदाद मिलती थी उस दौरान? कैंपों में तो कहते हैं कि राशन पानी दिया जाता रहा, उसके बाद लोगों को 1-1 हज़ार रुपया दिया गया और कहा गया कि 4 एकड़ खुश्की ज़मीन और 6 एकड़ नहरी ज़मीन 4 एकड़ और खुश्की 6 एकड़ दी जाएगी, लेकिन दिया कुछ नहीं गया। लोगों को बेकारी बना दिया गया, किसी को 4 कनाल, किसी को 6 कनाल, कमी भी पूरी नहीं की गई। और उसके बाद आज मोदी सरकार के आने के बाद मोदी जी ने, आप तो कह रहे हैं कि ये मनमोहन जी सिंह ने किया था, लेकिन धरती में अगर उतारा तो मोदी साहब ने उतारा, और मोदी सरकार से उम्मीदें हैं कि वो बकाया पैकेज भी हमें देगी। आज की जो फंक्शन है, इससे एक बात उभर कर सामने आई है, जब पार्लियामेंट में शाह साहब ने कहा था कि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भी, पार्लियामेंट में जो रेजोल्यूशन पास की थी वो नरसिम्हा राव ने की थी, मतलब इन्होंने कहा था कि ये हमारा है। देखिए, सारा हर गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो फैक्चुअल पोजीशन है वो रहनी चाहिए। प्रपोजल मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का बना था, उस दौरान जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो एग्जीक्यूटिव इसके टाइम हुआ।
रेजोल्यूशन जो पास हुआ था तब माइनॉरिटी, तब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। हाँ, इन्होंने स्पीड अप किया, उस बात को ठीक है। आपसे ये आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि आज के प्रोग्राम से जो हिंदुस्तान में जो आपकी जो 83 जिस ट्रेजेडी से आप गुजरे हैं, उससे लोगों को ज़्यादा मालूम पड़ेगा, ज़्यादा जानकारी मिलेगी? जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज की इस कन्वेंशन से हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल तौर पर भी हमारी आवाज़ बाहर जाएगी। लोग सुनेंगे कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है, और एक उम्मीद ज़रूर बंधी है कि मौजूदा सरकार हमारे इलाके को खाली कराएगी, हमारी जो जन्मभूमि है उसको आज़ाद कराएगी, फिर हिंदुस्तान के साथ में हम अपने इलाके में जाएंगे, चाहे वो हमने नहीं देखा, अपनी औलाद को दिखा सकेंगे हम इतने विरासत के में। ये बात आपकी बात ठीक है, कागजी पत्रों में बात ठीक है कि किसी देश को आज़ाद कराना, अब यूक्रेन का भी देख लीजिए, अभी तक आज़ाद नहीं हो रहा। तो हमें रिटोरिक में नहीं जाना चाहिए, जो प्रैक्टिकल फिजिबल बात है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। आपने 75 साल से ये ट्रेजेडी हो चुकी है, बिल्कुल पीछे की बीजेपी गवर्नमेंट को भी मिला लें, 6 साल उनके, 7 साल उनके, 8 साल इनके, 7 साल, 14 ईयर्स बीजेपी गवर्नमेंट भी रही, पर आज तक इस तरह का प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? आपको इस बात का मलाल नहीं है? नहीं, हमें इस बात का ज़रूर दुख है कि हम अपने लेवल पर गाँव में छोटे छोटे गुरुद्वारों में, मंदिरों में मनाते रहे हैं, लेकिन वसी तौर पर जो प्रोग्राम आज किया गया है, हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारे विस्थापित मौजूद हैं उनको बुलाया गया है, यहाँ लाकर इकट्ठे हो गए, और हमारी शरणार्थी इसकी बहुत सी तंजीमें काम कर रही थी, उनको एक जगह कर लाकर खड़ा किया है। इससे हमें एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा, हमारी आवाज़ इंटरनेशनल तक जाएगी, और हमारे रहते मसाइल भी इसी सरकार में हल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के देर आए पर दुरुस्त आए, देर आए पर दुरुस्त है, और ये बात जानी चाहिए। ये 47 में जो पीओके की जो ट्रेजेडी है, इसका अगर हम ये कहें इसका कोई सानी नहीं है तो गलत बात नहीं होगी। काफ़ी लोग इस ट्रेजेडी से गुजरे हैं, हर के एक अपनी अपनी दुख है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी है। हम उसी मौजू पे बात कर रहे हैं, उसके पहलू को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ शर्मा साहब है, सुभाष शर्मा जी, ये रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर है। डिप्टी कमिश्नर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रहती है, इट्स अ फाउंटेन हेड ऑफ पावर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इनका पीछे का परिवार पीओके से है। आज उनसे बात कर रहे हैं कि वो इस त्रासदी को किस तरह से जी रहे हैं और क्या क्या बातें इन्होंने अपने परिवार में सुनी है। शर्मा जी, आप ये बताइए कि आज के दिन की इम्पोर्टेंस आपके जहन में क्या है? देखिए सर, ये आज का दिन जो हमने 75 ईयर्स के बाद मना रहे हैं, मेरी भी 67 तक एज है, मैंने भी बड़े प्रोग्राम हुए, लेकिन ऐसा हमारे शरणार्थियों का प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ। आज ये हमें महसूस हो रहा है कि हमें पुरानी यादें आ रही हैं, जो बुज़ुर्ग हमें बताते थे, जो हमारी शहादत हुई है, जो हमारा कत्लो गारत हुआ है। मैं भिंबर का रहने वाला हूँ, मेरे बुज़ुर्ग भिंबर से हैं, मेरे दादाजी की भी डेथ हुई है 47 में, मेरे दादाजी के भाई की भी हुई है, मेरे 12-12 साल के चाचू की डेथ हुई है, मेरे साल के चाचू की डेथ हुई है, जो हमें बुज़ुर्ग बताते थे कि किस तरीके से हमने ज़िंदगी गुजारी है। मैं एक डिप्टी कमिश्नर रिटायर हुआ यहाँ KS ऑफिसर, और ये यादें हमारे दिल में रही। लेकिन आज आके हमें ये पता लगा कि जो आज का प्रोग्राम हुआ, ये जिस संस्था ने किया, और ख़ासकर बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद हमें पूछा गया। ये सच्ची बात है कि बाकी हुकूमतों ने भी ऐसी बात नहीं कि काम करते रहे, लेकिन उनके पास इतना प्रेशर था, वो खुल के हमारे साथ नहीं आते थे। ये लोग हमें खुल के आए हैं और हमें बताया है। एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग पार्टीशन की मार 75 ईयर से सह रहे हैं। हमारे कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, लेकिन वो विद इन स्टेट है, उनके लिए ज़्यादा किया जाए। लेकिन हमें जो इतने भारी लोग थे, हमारा पैकेज है, उसमें हमारे बीजेपी ने आके हमें 5.5 लाख रुपया दिया, वो पैकेज भी हमारा इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन आज जो बात हो रही है, आज बात भूमि की हो रही है, भूमि पूजन की हो रही है। शहीद जो लोग हुए हैं उनको याद किया जा रहा है, और इससे ये हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगेगा। जैसे कि आप देखिए जो भी भजन हो रहे हैं, भारत जहाँ आप रहते हैं, आप ही बताइए सर, आप एक बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, आप बताइए कि जहाँ से आप रहते हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जितनी प्यारी जगह आपको वो लगेगी, इतनी जगह आपको महलों में रख दीजिए, किसी जगह पे रख दीजिए, लेकिन आपका वही ध्यान। आप कहने के दिन से ज्यूज जो थे, उन्होंने अपनी याद जिंदा रखी, तभी इजराइल स्टेट का
कॉन्स्टिट्यूट हुई, ये आप बात करना बिल्कुल चाहते हैं। सर, बिल्कुल। अब उस बात को हालांकि ये प्रैक्टिकल, मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ, किसी स्टेट को रिक्लेम करना ये कहना आसान है, होता नहीं है। हालांकि तारीख में बहुत कुछ होता है, ऐसी वो बात भी नहीं है। तारीख में बड़े पटल आते हैं, बड़े कर्व्स आते हैं, टर्न्स आते हैं, वो भी हो सकता है। बाद में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम था, आपको इस बात का मलाल जो है कि इस तरह का प्रोग्राम 47 के कुछ ही अरसे बाद होना चाहिए था। हिंदुस्तान के कोने कोने में इन लोगों को इस बात का उजागर होना चाहिए थी बात। जिस तरह से पंजाब का विभाजन हुआ, मैं बार बार दोहराता हूँ, पंजाब के विभाजन जो पार्टीशन हुई वो पूरी दुनिया को मालूम है। बंगाल की जो पार्टीशन हुई उसकी बात पूरी दुनिया को मालूम है। पर जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो पार्टीशन हुई, इसकी बात तो पूरी दुनिया में बहुत बात ही नहीं होती। तो आपको इस बात का मलाल है? बिल्कुल मलाल है। देखिए, आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, 47 के फौरन बाद जो भी हुकूमतें आई हैं, उस हुकूमत को सबसे पहले हमें देखना चाहिए था, हमारे लोगों को देखना चाहिए था। और हमारे लोग भूखे मरे हैं। आज भी देख लीजिए कि हमारे लोग, कोई ढाबों पे बर्तन मांज रहा है, 10% लोग अमीर होंगे, 90% लोग गरीबी की सतह में। इसका कारण ये है, ना हमारे लिए कोई रिजर्वेशन थी, ना हमारे लिए कोई ऐसी सुविधा थी। क्योंकि जो हुकूमत आई, जब आप कहते हैं, हम खुल के कहेंगे कि जब हमारी कांग्रेस की हुकूमत आई, जिसमें पंडित जी जो सरबराह थे, उन्होंने तो हमारी स्टेट को गिराया शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर। क्योंकि शेख अब्दुल्ला का यही था कि आज़ाद कश्मीर को इधर ना मिलाया जाए। अगर इधर आ जाता, उस वक्त आज़ाद कश्मीर ले लेते हुए, ये उस वक्त की इंट्रीग शुरू हुई है। अगर वो इलाका ले लेते उस वक्त, तो ये शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ना बनते, चीफ मिनिस्टर दूसरे लोग बनते। आज जो 25 सीटें हमारी रिजर्व हैं, जो हमें देने जा रहे हैं, वो 25 सीटें हमारी इधर होती, तो इधर का चाहे किसी भी कम्युनिटी का बनता, खासकर हमारी कम्युनिटी का बनता, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी थी। उन्होंने हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया, हमें पॉलिटिकली उन्होंने गिराया, और उस गिराने से हमारे सब लोग ये मसरूफ रहे। और आज आके हमारी वजह से हमारे लोगों का दर्द को सुना, और जो दर्द को बीजेपी गवर्नमेंट ने सुना, जिसकी सरबराही हमारे मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, और जो ये संस्था हमारी जो काम कर रही है, ये सभी लोग देख रहे हैं। देखिए, 25,000 लोगों का एक रात में मीरपुर में मसकर हुआ। आपकी बात ठीक है। मैं आपसे अंतिम सवाल पूछा, जिस तरह से आपने बात की थी, अगर शेख अब्दुल्ला की जो आप कहते हैं एक इंट्रीग थी कि वहाँ के लोग यहाँ से नहीं मिलाया गया, जिसके कारण हेजेमनी कश्मीरियों की रही जम्मू कश्मीर में, जम्मू के बाशिंदों के नहीं रही। जी सर। अगर मैं आपसे ये हाइपोथेटिकल सवाल है जिसमें पूछना चाहता हूँ, जो आपसे समझना चाहते हैं, अगर पीओके हमारे साथ रहता, तो इस वक्त जो बाइनरी हो रही है, मतलब एक मी वर्सेस अदर्स, ये जम्मू वर्सेस कश्मीर होनी थी, ना कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम होनी थी। ऐसा नहीं, होना था? ये होनी थी जम्मू वर्सेस कश्मीर। वही, क्योंकि आपके वहाँ पे आपके जो मुस्लिम्स थे प्रायर टू 47 एक कम्युनल हार्मनी तो थी वहाँ पे। बिल्कुल। देखिए, वो पहाड़ी लोग गिने जाते हैं, हम 100% पहाड़ी, और आज वो जो पहाड़ी मांग रहे हैं, हम आगे बढ़ के मांग रहे हैं। क्योंकि पहाड़ी में 70% बेनिफिट हमारे पाक ऑक्युपाइड लोगों का है, और 30% उनका। पहाड़ी भी हम मांग रहे हैं, और हम सब लोग पहाड़ी थे उस वक्त। देखिए, उस वक्त एक डेमोक्रेसी में अगर हमारी सीटें आती तो हिंदू बनता जम्मू का, अगर उनकी सीटें आती तो उस वक्त हो सकता था कि मुसलमान राजपूत बनता, खान बनता। जी, आपकी बात ठीक है। वहाँ पे पीओके में इस वक्त मुस्लिम राजपूत वहाँ पे है, काफ़ी मेजॉरिटी है, से भी है। शर्मा साहब, आपने अपने जो आपके दिल के जो ख्याल थे आपने जाहिर किए, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, जो ट्रेजेडी आपने कहा लोगों ने कई देखी है, सुनी है, सही है, उसका हमारे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कुछ लोगों से बात की, उनसे समझने का प्रयास किया, उनके दिल में जो ख्याल थे, जो फीलिंग्स थी, जो एक ट्रेजेडी की भावना से वो जो जूझ रहे थे, उसको समझने का प्रयास किया, और अपने दर्शकों तक उसको पहचानने की कोशिश की गई। ये ऐसी ट्रेजेडी है जिसको रीटोल्ड करना चाहिए। जिस तरह से हमारे कुछ लोगों ने कहा, जैसे ज्यूस ने अपनी बात को रीटोल्ड किया, और अपनी जो उनकी अपनी जिसको वो कर्म भूमि, धर्म भूमि कहते थे, उन्होंने उसको रिट्रीट किया और वापस लिया। इसी तरह से इन लोगों का भी ये मानना है कि देर आए दुरुस्त आए, इस ट्रेजेडी को लोगों को बताने का प्रयास किया गया। अब इससे आगे का रास्ता एक लंबा है, पर एक पहल ज़रूर हुई है, और इस पहल को इसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना
हम सभी लोगों का इसमें कर्तव्य रहेगा। जो ये दर्शक इस भावना से जुड़े हैं उनकी एक प्रयास होना चाहिए कि वो इस भावना को आगे और कहाँ तक लेके जाते हैं।